चलिए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे और सबसे पहले आपको वो अविश्वसनीय तस्वीर भी बता दें। देखिए, उप मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर सामने आ रही है। सीएम का आभार जताने पहुंची है बीजेपी नेता। मुख्यमंत्री आवास पहुंची है सुमन शर्मा। ओपीएस के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी आए थे सीएम का आभार जताने। सुमन शर्मा के पति भी हैं बिजली विभाग के अधिकारी। सुमन शर्मा भी अपने पति के साथ पहुंची मुख्यमंत्री आवास। सीएम अशोक गहलोत का अभिवादन किया सुमन शर्मा ने। और ये तस्वीरें देखिए, ऐसी तस्वीरें बेहद कम ही दिखाई देती है राजनीति में, क्योंकि जहां पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर रहता है, उसके इतर क्योंकि अब सुमन शर्मा के पति बिजली विभाग में कार्यरत है, कर्मचारी हैं, तो जब विभाग के कर्मचारी पहुंचे तो उनके साथ ही देखिए तस्वीरें। और बात पृथ्वीराज नगर में सोसाइटी पट्टों पर बने हजारों मकानों में बिजली कनेक्शन से जुड़े मामले की, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की बेंच ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक का ब्यौरा पेश करने के आदेश दिए। इसके साथ ही कल 17 मई को JVVNL के समक्ष अधिकारी भी अदालत में हाजिर रहने के आदेश दिए। मामले में बुधवार को फैसला दिया जा सकता है। अनंत कासलीवाल और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र शांडिल्य को न्याय मित्र नियुक्त किया है। याचिका में सोसाइटी पट्टों पर भी बिजली कनेक्शन देने की गुहार लगाई गई। 1983 में लगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नियमित मानते हुए परिलाभ नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कर्मचारी के परिजनों को पूरा बकाया अदा करने को कहा है। लालाराम सैनी की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान पंचायती राज सचिव नवीन जैन हाजिर हुए। उन्होंने बानसूर पंचायत समिति के विकास अधिकारी की ओर से जारी 8 मई के आदेश को पेश कर कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना में संपूर्ण बकाया भुगतान के ऑर्डर दे दिए गए। आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए 2 सप्ताह का समय भी दिया जाए। भरतपुर में आयोजित युवा महोत्सव में लोकसभा सांसद रंजिता कोली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित कार्यक्रम संत कृपाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य युवाओं के विकास में जन भागीदारी बढ़ाना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिला प्रमुख राजवीर सिंह ने की। सांसद कोली ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह सोच है कि देश और समाज में युवाओं की भागीदारी हो, जिससे भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले मंदिरों और पुजारियों की सुध ली है। सीएम गहलोत ने विभाग के अधीन 593 मंदिरों में पोशाक, रंग रोगन, मरम्मत संबंधी कार्यों के लिए 5 करोड़ 93 लाख रुपए की मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार 390 राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर, 203 राजकीय आत्मनिर्भर मंदिरों के लिए 5 करोड़ 93 लाख रुपए, प्रति मंदिर 1 लाख रुपए तक की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार की ओर से प्रदेशवासियों की आस्था को देखते हुए मंदिरों को सुदृढ़ करने के लिए पोशाक, रंग रोगन एवं मरम्मत कार्य करवाए जा रहे हैं। देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे पुजारियों का मानदेय 3,000 रुपए प्रति माह से अब बढ़कर 5,000 रुपए प्रति माह हो जाएगा। पीसीसी सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन का जयपुर दौरा। खासा कोटी में नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। पीसीसी सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर भी इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन का बयान भी आया है। कहा है कि गहलोत ने अच्छे प्रशासक के तौर पर काम किया है। कोरोना के मसले पर गहलोत सरकार को सराहना भी मिली। सचिन पायलट के अल्टीमेटम पर बोले निजामुद्दीन। कहा कांग्रेस मुख्यालय पूरे घटनाक्रम पर पैनी निगाह रखे हुए है। कर्नाटक में सरकार गठन के बाद राजस्थान को लेकर अब चर्चा। पायलट के मुद्दे पर सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर का भी बयान आया है। कहा सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा। इसके बाद ही रिपोर्ट तैयार कर आला कमान को भी भेजी जाएगी। सचिन जी कांग्रेस के मजबूत स्तंभ हैं। जो भी समय यहाँ एक्टिविटी हो रही है, उस पूरी एक्टिविटी को हमारे आने से पहले, मेरी नियुक्ति होने से पहले
हमारी कांग्रेस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की उस पर निगाह है और वो उनके संज्ञान में सारा विषय है। मैं नहीं समझता कि मैं या मेरे समकक्ष किसी भी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी को इस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ही इस पर कोई निर्णय लेंगे। वो या उनका अधिकृत कोई व्यक्ति इस पर टिप्पणी करने के लिए उचित होगा। देखिए, जिला स्तरीय दौरे अब शुरू होंगे और संगठन की समीक्षा जो है वो आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे और एक बार सभी जिलों के दौरे हों उसके बाद ही जो है हम पूरी समीक्षा के बारे में जानकारी आप लोगों को दे पाएंगे। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे हैं, जहां ने बहेड़ा में कर्नाटक चुनाव के दौरान भाजपा के आरोपों पर कहा कि अब जनता समझ चुकी है कि भाजपा किस तरह की पार्टी है। मंत्री आंजना ने कहा कि प्रदेश में चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत में मील का पत्थर साबित होंगे। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने जब ये सब बातें कही तो हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल ने उनसे बातचीत की। यूं तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव इसी साल में होने हैं, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद अब राजस्थान में भी सरगर्मी बढ़ गई है। हमारे साथ हैं सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना। जानने की कोशिश करेंगे निश्चित तौर पर जब कर्नाटक चुनाव में जब बैन किया था बजरंग दल को तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं गंभीर आरोप भी लगे थे और जिस प्रकार से भाजपा की ताबड़तोड़ रैलियां भी हुई, कैसे मानते हैं इस परिणाम को, कैसे देखते हैं आप? हिंदुस्तान की जनता अब उनके मुद्दे समझ चुकी है कि ये किस मुद्दे पर राजनीति करते हैं और किस प्रकार से वोटों का दोहन करते हैं। इसलिए कर्नाटक के लोग ज़्यादा समझदार निकले, वो धार्मिक भावनाओं से आहत नहीं हुए। चाहे बजरंगबली का नाम भी लिया गया और किस प्रकार से मोदी जी ने बजरंगबली कहा कि आपने बजरंगबली का ये कर दिया, और बजरंग दल को पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि बजरंग दल किस प्रकार का दल है। तो ऐसे नाम को भी उन्होंने नकार दिया, तो जनता समझ चुकी है अभी इनके ये मुद्दे धार्मिक मुद्दे चलने वाले नहीं है। जनता विकास चाहती है, काम चाहती है, महंगाई से राहत चाहती है। इस कारण से हमारी जीत हुई है और अब समय आगे आ गया। अभी तक तो लोग देख रहे थे, 10 साल तक खूब इंतजार कर लिया। अब लोग बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है हिंदुस्तान में कि इस प्रकार के हम हमारी भावी पीढ़ी को लोगों के हवाले करते हैं धार्मिकता के। पहले आदमी को रोजी रोटी और ये चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। निश्चित तौर पर जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जाएगी, उदयलाल आंजना निम्बाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, उस दरमियान किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जनता के बीच पहुंचने वाले हैं? जनता आज की बहुत समझदार है, अखबार, टीवी, व्हाट्सएप और सब देखती है। मैं स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ूंगा क्योंकि मैंने स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव जीता था। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो राहत पैकेज पूरे राजस्थान की आवाम को दिया है, उन मुद्दों पे चुनाव लड़ूंगा और राहत शिविरों में जाकर के जो मैं स्थिति देख रहा हूं, जो लोगों की उपस्थिति देख रहे हैं और उनकी आभा मंडल से जो अपनत्व दिखता है, उसी से लगता है कि ये मुद्दे सही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनकी पीड़ा को समझा है। जो राहत दी जा रही है उनके लिए कभी किसी ने ज्ञापन नहीं दिया, जबकि हम बैठे रहते हैं तो रोज़ लोग ज्ञापन देने के लिए आते हैं। लेकिन जो जो छूटें दी, जो सुविधा दी, उनके लिए किसी जनता ने, किसी नेता ने मांग नहीं की थी। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच थी। तो मुख्यमंत्री महोदय आवाम की भावना को समझते हैं, उसके अनुसार राहत दिए तो जनता में एक उत्साह है। तो ये थे सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना। निश्चित तौर पर साफ शब्दों में कहते हैं कि जो एमआरसी कैंप लग रहे हैं, जनता को राहत मिल रही है इन शिविरों से और निश्चित तौर पर इन शिविरों से राहत मिल रही है। एक समय था जब फरियाद लेकर के जनता पहुंचती थी, लेकिन जिस प्रकार से महंगाई राहत शिविरों में लोगों को राहत मिली है, तो निश्चित तौर पर ये चुनावी मुद्दे हैं। जिस तरह से आगाज हुआ है, एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में रिपीट होने जा रही है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, निम्बाड़ा। राज्य सरकार की ओर से लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में पशुपालन विभाग की योजनाओं के लिए खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। 10 फ्लैगशिप योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के लिए जोरदार रुझान है। इस योजना में हर परिवार की 2 दुधारू गाय या भैंसों का 80,000 रुपए राशि का बीमा किया जा रहा है। अब तक इस योजना में 51 लाख से अधिक पशुपालकों ने पंजीयन भी कराया है। शिविर में पशुपालन विभाग से संबंधित अन्य योजनाओं के लाभ की जानकारी भी दी जा रही है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर भवानी सिंह राठौर ने पशुपालकों से अपील करते हुए कहा कि कैंप में वही पशुपालक योजना के लिए पंजीकरण करवाएं जिनके पास दुधारू गाय या दुधारू भैंस हो, जिससे जरूरतमंद और पात्र पशुपालकों तक योजना का लाभ पहुंच सके।
मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत जो महंगाई राहत शिविर लग रहे हैं उसमें पशुपालकों द्वारा बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण है वो बहुत ही करवा रहे हैं। पूर्व में केवल गाय ही इसमें दुधारू गाय ही कवर होती थी, अब इसमें भैंस को भी जोड़ दिया गया है। मैं पशुपालक भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि केवल पंजीकरण वही करवाएं जिनके पास दुधारू गाय या दुधारू भैंस है। जिनके पास पशु नहीं है या अन्य पशु है इनके अलावा वो कृपया इसमें पंजीकरण न कराएं, जिससे कि जो लाभान्वित पशु है, जो वास्तविक दुधारू पशु रखते हैं, वही पशुपालक अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। राजधानी के पृथ्वीराज नगर में पट्टे के अभाव में बिजली कनेक्शन से वंचित परिवारों के घर अब रोशनी की उम्मीद जगी है। करीब 11 साल पहले पृथ्वीराज नगर की अवैध बसावट को रोकने के लिए बिजली कनेक्शन देने पर जो रोक लगाई गई थी, अब उसे हटाने के लिए सरकारी विभागों में सहमति अब बन गई। पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बनी सहमति के आधार पर हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई। इस कवायद के साथ ही 25,000 परिवारों को बिजली कनेक्शन की आस भी जगी है। आखिर ये क्या है पूरा मामला? जयपुर डिस्कॉम प्रशासन की बिजली कनेक्शन को लेकर क्या है तैयारियां? इसको लेकर डिस्कॉम MD RN कुमावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। आप भी जरा सुनिए। राजधानी के पृथ्वीराज नगर, जहां पर लोगों को अभी भी पट्टे का इंतजार है, उन लोगों को बिजली कनेक्शन का भी इंतजार है, लेकिन अब उम्मीद जगी है कि जिन लोगों के पास पट्टे नहीं है उनको भी बिजली कनेक्शन मिल सकते हैं। इसके लिए सरकार स्तर पर बड़ी कवायद की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है जयपुर डिस्कॉम के MD RN कुमावत जी। उनसे बात करते हैं। एक बड़ा प्रयास किया गया था इनकी तरफ से, उसके बाद में उसके सकारात्मक परिणाम जो है वो नजर आने लगे हैं। सर, किस तरह का परिणाम था? कोर्ट से इस पूरे मामले में विचाराधीन पूरा मामला, उसके बावजूद हमारे स्तर पे चर्चाएं हुई और अब एक निर्णय भी लिया गया है। किस तरह का निर्णय है? क्या ये इशू बना हुआ है पिछले 11 सालों से? सर, सरकार के स्तर पे एक मीटिंग आयोजित की गई थी अभी, जिसके अंदर UDH सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी और JDA के प्रतिनिधि और डिस्कॉम की तरफ से मैं उपस्थित हुआ था। और वहाँ जॉइंटली ये निर्णय हुआ है कि पृथ्वीराज नगर स्कीम में जो मई 2012 से कनेक्शंस रोक रखे थे कोर्ट के आदेश पे, इस ग्राउंड पर कि भाई लोग पट्टे नहीं लेते थे, अब सारे विभागों ने मिलके एक जॉइंट फैसला इस मामले में कर दिया, सहमति बना दी कि भाई पृथ्वीराज नगर में अब जो बिजली के कनेक्शंस हैं उनको जारी करने के लिए कोर्ट में इस तरह की सहमति प्रस्तुत कर दी जाए। कोर्ट ने, आज की डेट थी कोर्ट में, आज वो सहमति हमने भिजवा दी थी वकीलों के थ्रू, और कोर्ट ने उसके अंदर मेरे ख्याल से अगली कोई डेट दी है 1-2 दिन बाद की। तो हमें उम्मीद है कि अब लोगों की ये तकलीफ दूर होगी। सरकार स्तर पर इस बात को लेकर फैसला हो गया कि भाई सबको कनेक्शन दिए जाने चाहिए। हाँ सर, मुझे जानकारी है कि कोर्ट में आपको बुलाया गया था और आपकी तरफ से कोर्ट में एक बड़ा पक्ष रखा गया था। क्या पक्ष रखा गया आपकी तरफ से? और बिजली कनेक्शन का अधिकार सब व्यक्तियों को है, फिर पृथ्वीराज नगर में जिनके पास पट्टे नहीं है उनको अधिकार क्यों नहीं है? सर, ये 11 अप्रैल को मुझे कोर्ट में उपस्थित होना था। ये मामला 10-12 साल से कोर्ट में चल रहा है। जयपुर डिस्कॉम MD को कोर्ट ने तलब किया था 11 अप्रैल को, और मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उपस्थित होकर मैंने अपनी बात रखी थी कोर्ट के सामने, आदरणीय हाईकोर्ट के सामने। और हमारा पक्ष ये था कि भाई हम कनेक्शन देने का जो कायदा है और एक्ट में जो प्रोविज़न है कि भाई हम जो मकान का मालिक होता है उसको भी कनेक्शन देते हैं, और ऑक्यूपाइड जो किसी की जगह है, मतलब ऑक्यूपायर को भी हम कनेक्शन देते हैं और मकान के ओनर को भी कनेक्शन देते हैं। दोनों के लिए हमारे कनेक्शन देने का प्रोविज़न है। और बिजली पानी एक ऐसी सुविधा है जिसको किसी भी इंसान के लिए रोकने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए। और यही इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन में प्रोविज़न है कि भाई बिजली पानी ऑक्यूपायर को भी दिए जाने चाहिए और मालिक को भी दिए जाने चाहिए। इसी के तहत मैंने अपनी बात कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने उसके बाद निर्देश दिए कि भाई सरकार इस मामले में अब तक जो अपना उन्होंने रखे हुए थे उसको एक बार रिव्यू करे। तो सरकार ने एक मीटिंग करी और मीटिंग में अब सहमति बना के अब कोर्ट के सामने इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ सर, अगर बात करें, एक आंकड़ों की बात करें, कितने परिवार ऐसे हैं जो अभी तक बिजली से वंचित हैं और उनको कनेक्शन देने की राह खुल सकती है अगर कोर्ट का डायरेक्शन मिलता है तो? JDA ने जो मीटिंग में पिछली बार बताया कि भाई वो लोग अब तक 52,000 पट्टे, उन्होंने करीब 52,000 से कुछ ज़्यादा पट्टे वितरित कर दिए हैं। और JDA के जो आंकड़े प्रस्तुत किए उन्होंने 17,000 पट्टे उनके बाकी हैं। तो निश्चित रूप से 17,000 तो जिनको पट्टे नहीं मिले वो लोग भी हैं। इसके अलावा भी और कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो JDA के रिकॉर्ड के ऊपर भी उनके यहाँ रिकॉर्ड प्रस्तुत कैंप नहीं लगे हैं। तो ऐसे करके काफ़ी उपभोक्ता हैं जिनको राहत मिलेगी बिजली कनेक्शन मिलने से। सर, एक बात ये भी कि क्या मानते हैं कि आपके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी अगर ये कनेक्शन मिलते हैं? क्योंकि अगर इस वक्त बिजली कनेक्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं बिजली चोरी हो रही है, इस बात को आपको स्वीकारना होगा। सर,
निश्चित रूप से कोई भी आदमी आज की डेट में बिना बिजली के नहीं रह सकता। या तो कोई पड़ोसी से बिजली ले रहा होता है या कोई न कोई अवैध तरीके से भी ले सकता है। तो विभाग को निश्चित रूप से इस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। दूसरा, उपभोक्ताओं में एक असंतोष भी है। तो मेरे ख्याल से यदि ये निर्णय को आदरणीय कोर्ट दे देता है कि भाई इनको कनेक्शन रिलीज करने का इंस्ट्रक्शन दे दी जाए, तो लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा एट लार्ज, और पब्लिक को इससे सहूलियत मिलेगी, और हमारे विभाग का राजस्व का जो नुकसान हो रहा था उसका हमको फायदा मिलेगा। सर, अगर छूट मिलती है, कनेक्शन जारी किया जाता है, तो एक बड़े स्तर पे कनेक्शन का अभियान चलाया जाएगा, तो किस तरह से उसकी प्लानिंग अगर आपने की हो तो कुछ? हमारे पास पूरी प्लानिंग है। हमारे पास अप्लाई करेंगे तो कनेक्शन का हमारा ऑलरेडी सिस्टम बनाया हुआ है, और हम उसको हाथों हाथ कनेक्शन देने के हमारे पास सब साधन भी हैं, और हम कर भी देंगे, कोई इशू नहीं है। सर, इस पूरे मामले में आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आपने ही कोर्ट के अंदर इस बात को रखा कि कनेक्शन दिए जाने चाहिए, और उसके बाद में सरकारी स्तर पर मीटिंग भी हुई। क्या मानते हैं कि पब्लिक को इस पूरे फैसले से, जो फैसला आएगा, अगर उम्मीद जिस बात की जा रही है, इस तरह का फैसला आता है तो कितनी राहत मिल पाती है, कितने लोगों, कितने परिवारों को मिल पाएगी? मेरे ख्याल से हजारों परिवारों को काफ़ी राहत मिलेगी इस मामले में, और सरकार का भी एक, सबका ही एक मैसेज जाएगा कि भाई जो लोग बिजली पानी से वंचित तब तक थे उनको बिजली पानी मिल जाए। अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ आर.एन. कुमावत, जयपुर डिस्कॉम MD, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पृथ्वीराज नगर को लेकर जिनके पास पट्टे नहीं हैं उनके बिजली कनेक्शन को लेकर जो रोक लगी हुई थी, उस पर सरकार ने निर्णय लिया है कि उनके कनेक्शन जारी किए जाए। उसके लिए कोर्ट में जो हलफनामा जो है अपनी तरफ से पेश किया जाएगा। अब उम्मीद यही है कि जिस तरह की मंशा है सरकार की, उस मंशा के अनुरूप ही जल्द से जल्द इसका फैसला आएगा, और फैसला आने के बाद में जो लोग बिजली से वंचित है अभी भी और दूसरे रस्तों से बिजली उपयोग कर रहे हैं, उनको राहत मिलेगी, उनके घर भी रोशन होंगे। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। नहरबंदी के कारण इन दिनों बीकानेर में एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति की जा रही है। बीकानेर में पेयजल की किल्लत भी लगातार बनी हुई है। न सिर्फ इंसानों बल्कि पशुओं के लिए भी पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। इस संकट से निवारण के लिए बीकानेर के रामलाल सूरज देवी रांका चैरिटेबल ट्रस्ट ने लोगों तक पानी पहुंचाने का बीड़ा भी उठाया है। ट्रस्ट की ओर से पानी के 5 टैंकर भी रवाना किए गए हैं। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने हरी झंडी दिखाकर टैंकरों को बीकानेर के अलग अलग मोहल्लों के लिए रवाना किया है। ट्रस्ट के महावीर रांका ने बताया कि पहले 2 दिन तक पशुओं की पीने की खेलियों को पानी से भरा जाएगा। इसके बाद अगले 3 दिन तक अलग अलग मोहल्लों में टैंकर भी बेचे जाएंगे। नहरबंदी के कारण हमने पिछले साल भी शुरू किया था, इस साल भी इसलिए शुरू किया है। पहले 2 दिन तो पशुओं के लिए जहाँ भी खेली बनी हुई है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ये टैंकर जाएंगे। 5 टैंकर से शुरुआत की है, और 2 दिन के बाद में जहाँ आम जनता में पानी नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ सार्वजनिक रूप से ये टैंकर जाके खड़ा हो जाएगा और वहाँ से भर के लोग ले जाएंगे। ये व्यवस्था की गई है। खबर जोधपुर से है, जहां वाणिज्यिक कर और विभाग के उपायुक्त भागीरथ बिश्नोई और विनोद मेहता ने बताया कि जीएसटी में फर्जीवाड़े की जांच के लिए डिपार्टमेंट डोर टू डोर नहीं जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 2 महीने की जो गाइडलाइन फर्जी फर्म पर कार्रवाई के लिए आई है, उसमें किसी भी प्रकार से डोर टू डोर सर्वे नहीं है। पहले जिस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट और ई-वे बिल का मिलान कर फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता था, उसी तरीके से आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग केवल बिलिंग में हेराफेरी करने के लिए जीएसटी नंबर रखते हैं, उन पर ही कार्रवाई होगी। जोधपुर जोन के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में कुल 91,000 जीएसटी दुकानदार हैं। इनमें सिर्फ 140 शिकायतें ही फर्जी जीएसटी फर्मों की सामने आई है। ऐसे में 1% से भी कम लोग हैं जो कि इस प्रकार फर्जीवाड़ा करते हैं। जो फेक सप्लायर्स है उनके खिलाफ ये न कि सभी व्यापारियों के विरुद्ध है, सभी व्यापारियों को विभाग पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है। केवल उनके व्यापार में बाधा बनने वाले और जनता से गलत तरीके से टैक्स वसूल करके और राजकोष में जमा नहीं कराने वाले व्यापारियों के खिलाफ ही अभियान छेड़ा गया है। और इस अभियान के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1% से बहुत कम, मेरे यहाँ जोधपुर जोन में 91,000 डीलर है। उन 91,000 डीलर में से 150 से भी कम डीलर्स के खिलाफ हम प्राइमा फेसी संदिग्ध होने के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। उन केसेस में भी हम उनके बिजनेस प्रीमाइसेस की जांच करके ये पता लगाते हैं कि वास्तव में वो बिजनेस वहाँ पर संचालित कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि कोई वास्तव में संचालित कर रहा है और सही है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि सरकार के द्वारा जो फेक फर्म, फेक रजिस्ट्रेशन या बोगस ट्रांजैक्शन या बोगस इनवॉइस
को रोकने के लिए जो अभियान 16 मई से लेकर 15 जुलाई 2023 तक जो चलाया गया है, इसमें ये निवेदन रहेगा हमारा कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये कोई डोर टू डोर अभियान नहीं है, न ये समस्त भ्रमों का कोई भौतिक सत्यापन का अभियान है। इस अभियान में केवल जिन लोगों ने बोगस रजिस्ट्रेशन ले रखा है या बोगस इनवॉइस जारी करके गलत रूप से आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का आदान प्रदान करके राजस्व हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और एक संपूर्ण व्यापार का जो मॉड्यूल है वो समस्त व्यापारियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन समस्त चीज़ों को रोकने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है।